In this video, we are going to discuss 15 questions from class 10th mathematics. All the questions are taken from different chapter and based on different concept. So let us start and find out the answer of all these questions. The first question is, the sum of first 7 terms of an AP is 10 and that of next 7 terms is 17. Then find the AP. इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है कि जो पहले 7 टर्म्स है उनका सम 10 है और नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम 17 है, तो एपी क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग S7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, S7 इक्वल टू इसकी वैल्यू 10 दे रखा है और S7 को अगर A और D के फॉर्म में लिखें फॉर्मूले से तो हम लोग क्या लिखते हैं, n/2 मीन 7/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस n-1 यानी कि 6 और D ये लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू 10 हो गई, यहाँ से 2 कॉमन करके इस 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 7/2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ये हो गया A प्लस 3D एंड इट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा 7A प्लस 21D इक्वल टू 10। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम 17 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, अगर हम पहले 7 में नेक्स्ट 7 को ऐड कर दें तो दोनों मिलके कितने टर्म्स का सम हो जाएगा, ये 14 टर्म्स का सम हो जाएगा, यानी इन दोनों के सम को हम S14 लिख सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना होगा। पहले 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 10, सेकेंड 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 17, इसलिए जो स्टार्टिंग के 14 टर्म्स होंगे उनका सम हो जाएगा 27। तो हम लोग अब S14 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, S14 लिखेंगे AD के फॉर्म में, तो आपको लिखना पड़ेगा 14/2 2A प्लस 13D एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 27, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे 27 मिल जाएगा। यहाँ पे आप 2 से इसको छोटा कर दोगे तो आ जाएगा 7 2A प्लस 13D इक्वल टू 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 14A प्लस 91D इक्वल टू 27। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए, आपको A और D मिल जाएगा, AD मिल जाएगा तो फिर AP मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा 14A प्लस 42D इक्वल टू 20। अब यहाँ पे A को कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका A कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49D एंड दिस वन बिकम इक्वल टू 7, सो D इक्वल टू 1/7। ठीक है, ये D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू किसी इक्वेशन में यूज कर लो तो आपको A मिल जाएगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, 7A प्लस 21 इंटू 1/7 करने पे 10 आएगा, ये हो जाएगा 3। 7A इक्वल टू हो गया 10 माइनस 3 मीन्स 7, A इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1। अब A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 7 है, तो AP हम लोग लिख सकते हैं 1। 1 में 1/7 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 8/7, 8/7 में 1/7 ऐड करोगे तो आ जाएगा 9/7। दिस वन इज द AP। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ sec A प्लस tan A इक्वल टू m देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। यहाँ पे sec A और tan A का रिलेशन दिया गया है और आपको sin A बताना है, तो सबसे पहले ये रिलेशन हम लोग लिख देते हैं, sec A प्लस tan A इक्वल टू m। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अब sec A और tan A का एक रिलेशन आपको मालूम है, इसकी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इन वन ब्रैकेट sec A प्लस tan A एंड इन सेकेंड ब्रैकेट sec A माइनस tan A, और इसकी वैल्यू अभी इक्वल टू 1 रहेगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको m पहले से पता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं sec A माइनस tan A इक्वल टू 1/m। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो sec और tan की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसी के रेशियो से हमको sin A मिलेगा। चलिए पहले दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं, निकालते हैं sec A और tan A। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो tan कैंसिल होगा, sec आएगा। तो इक्वेशन एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, पहला इक्वेशन है sec A प्लस tan A इक्वल टू m, दूसरा है sec A माइनस tan A इक्वल टू 1/m। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 sec A और इधर हो जाएगा m प्लस 1/m। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m। sec A लिखोगे तो ये 2 आके डिवाइड करेगा, m स्क्वायर प्लस 1/2m। ठीक है,
इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेक कैंसिल होगा। तो लिख देते हैं इक्वेशन एक बार फिर से, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू एम। यहाँ लिख दिया सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 1/m। यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से सेक की वैल्यू किसी इक्वेशन में यूज करके टेन निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे सेक प्लस माइनस साइन के साथ आ गया तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा 2tan a इक्वल टू m माइनस 1/m मीन्स m स्क्वायर माइनस 1/m मीन्स tan a इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1/2m, ठीक है। अब सेक और tan आपको मिल चुका है। साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा बाई सेक थीटा। कैसे होता है आप चेक कर सकते हो। tan को लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेक को लिखोगे 1/cos, जिसका cos ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करने पे साइन आएगा, ठीक है। इसलिए tan की वैल्यू लिखेंगे ऊपर m स्क्वायर माइनस 1/2m, नीचे लिखेंगे सेक की वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1/2m, 2m कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर। जहां पे मैंने यहाँ पे वैल्यू पूछी हुई है उसी जगह ये प्रूव करने के लिए भी आपसे कह देता है कि इसी को प्रूव करना है, इसलिए सॉल्व ऐसे ही आपको करना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ m2m 3m 4m एंड 5m। ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान सा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक गलती कर देते हो। इसी गलती को सही करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब एचसीएफ और एलसीएम लिखते हो तो मिस्टेक क्या करोगे, उसको सही करने के लिए सबसे पहले आप इनका फैक्टराइजेशन किया करो। सबसे आसान काम यही होता है इसको सॉल्व करने का। तो m को m लिखेंगे, 2m को लिखेंगे 2 इंटू m, 3m को लिखेंगे 3 इंटू m, 4m को हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 टू द पावर 2 एंड m, एंड 5m इज रिटन एज 5 मल्टीप्लाई m। अब यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट लिखने जाओगे तो आप गलती करोगे, वो गलती अभी मैं बताता हूँ क्या करोगे। अभी यहाँ पे जो नंबर सब में कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं, और सब में जो कॉमन फैक्टर है वो m है, सो द एचसीएफ इज m। अब जब यहाँ पे एलसीएम लिखने जाओगे तो सारे फैक्टर्स आपको यूज करने होंगे विद देयर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर है 2, 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम एंड m। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60m, ठीक है। अब गलती आप लोग क्या करते हो उसको देख लो। आप लोग अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर आ जाता है 120m। और इसका आंसर 120m नहीं होगा, 60m होगा एलसीएम का, क्योंकि आपने इस 2 और इस 4 को अलग अलग यूज किया हुआ है, जबकि ये 2 फैक्टर 4 के अंदर आ चुका होता है। इसलिए आपको यहाँ पे 2 के फैक्टर में केवल 2 टू दी पावर 2 यूज करना होता है, और हम लोग यूज कर लेते हैं 2 टू दी पावर 3, इस वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा आप फैक्टराइजेशन करके ही सॉल्व करना, इससे कभी भी ये गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Top of two tower of height x and y subtend angles 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining the foot. Find x ratio y। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दो टावर जिनकी हाइट x और y है, x हाइट वाला जो लाइन इनको ज्वाइन कर रहा होगा उसके सेंटर पे एक पॉइंट है, उससे 30 डिग्री एंगल बनाता है, और दूसरा वाला 60 डिग्री। तो आपको x रेशियो y बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो टावर ड्रॉ कर लेते हैं। इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो मान लीजिए ये है, तो इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे कहीं। इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है दिस वन इज 30 डिग्री, क्योंकि छोटी हाइट होगा तो छोटा एंगल, बड़ी वाली के साथ आपको बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। दिस वन इज 60 डिग्री। ये हाइट है x और ये हाइट है y। अब यहाँ पे अगर ये मिड में होगा तो हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए दोनों को कोई भी आप एक वेरिएबल लिख दो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे z, ठीक है। तो z के फॉर्म में इनको हम इक्वेट करेंगे, x y का रेशियो आ जाएगा। तो पहले ट्राइंगल से लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री इक्वल टू x बाई जेड, 1/√3 इक्वल टू x बाई जेड, सो z इक्वल टू √3x। दिस वन इज रिलेशन नंबर 1। अब सेकेंड ट्राइंगल से अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू y बाई जेड। ये परपेंडिकुलर बाई बेस हम लोग लिख रहे हैं, याद रखना। √3 इक्वल टू हो जाएगा y बाई जेड, सो z इक्वल टू y बाई √3। दिस वन इज रिलेशन नंबर 2। अभी रिलेशन नंबर 1 और 2 दोनों z इक्वल टू लिखा हुआ है, इसलिए दोनों को हम इक्वेट कर देंगे।
तो लिखोगे √3x इक्वल टू वाई बाई √3। अगर √3 को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई। अब y को इधर भेज देते हैं और 3 को इधर, तो लिखोगे x बाई वाई इक्वल टू 1/3। दिस वन इज द रिलेशन। इसका आंसर हो जाएगा 1:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट्स a एंड b लाई ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज o। o की वैल्यू दिया हुआ है 2 and 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक गलती ये करते हैं कि जैसे बोल दिया कि दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, तो हम लोग उसके डायमीटर के टर्मिनल ले लेते हैं और सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे मिड पॉइंट का। तो वहां पे आंसर आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जब तक वो मेंशन नहीं करेगा कि ये टर्मिनल ऑफ द डायमीटर है, तब तक आपको इसको टर्मिनल ऑफ द डायमीटर नहीं लेना है। ठीक है, ये बोला हुआ है कि दो पॉइंट ए और बी हैं सर्कल के ऊपर, इसका मतलब वो सर्कल पे कहीं पे भी हो सकते हैं, डायमीटर के टर्मिनल होंगे जरूरी नहीं है। इसलिए आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखोगे। तो दो पॉइंट हम लोग सर्कल के ऊपर कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये सर्कल हो गया, ये सेंटर ओ हो गया 2, 3, और कहीं पे भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक ए और एक बी, इस तरीके से। तो ए का हो जाएगा 4,3, बी का कोऑर्डिनेट है x और 5। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में ओ ए और ओ बी बराबर होगा, क्योंकि दोनों होंगे रेडियस। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग इसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ओ ए इक्वल टू ओ बी, लिख देना यहाँ पे रेडियस। अब ओ ए को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू √x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट को हटा देते हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0। दिस वन इज x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ। x - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, होगा आपका आंसर। आप देखना अगर डायमीटर के टर्मिनल इसको मान के सॉल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। A flower bed is 30 meter long and 14 meter wide. Find its area if its both the end are semicircular. यहाँ पे कह रहा है कि एक फ्लावर बेड है जो 30 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड है, और इसके दोनों टर्मिनल पे सेमी सर्कल बना हुआ है। एक फ्लावर बेड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसके दोनों टर्मिनल पे बना देंगे सेमी सर्कल लाइक दिस। अब यहां से यहां तक की पूरी लेंथ इसने बोल रखी है 30 मीटर, और इसका जो विड्थ है उसको बोला हुआ है 14। तो अगर विड्थ ये 14 होगा तो इससे आपको एक चीज पता चल जाएगी कि डायमीटर 14 है सर्कल का, और जब डायमीटर 14 होगा तो यहां से यहां तक इसका होगा रेडियस, और यहां से यहां तक भी रेडियस होगा। तो रेडियस की लेंथ हो जाएगी 7 and 7। मतलब लेंथ आपका यहाँ पे 7 और 7 कम हो जाएगा इस बीच वाले पोर्शन के लिए। जो बीच वाला पोर्शन होगा उसकी लेंथ बचेगी कितनी, 14 माइनस कर देंगे 30 से, तो हो जाएगा 16 मीटर। यानी बीच वाला जो पार्ट है उसका विड्थ हो गया 14 और लेंथ हो गया 16, मतलब ये बना हुआ है रेक्टेंगल। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आपको ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बीच वाला पोर्शन है। और जब 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखोगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे एल इंटू बी। ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस 7 है, इसलिए 7 × 7, और इसका लिखेंगे लेंथ 16 और ब्रेथ 14। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 154, प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 224, और इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 378। इतना मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइएंगल ABC is right angle at C if BC equal to A, CA equal to B, AB equal to C, and P is length of perpendicular drawn from C on AB, then prove that 1/P square equal to 1/A square plus 1/B square.
तो यहाँ पे एक राइट एंगल है सी पे। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, दिस वन। ये आपको पॉइंट सी लिखना पड़ेगा, ये ए बी है, दिस वन इज 90 डिग्री। अब कह रहा है कि इस सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और मान लीजिए पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब सारी लेंथ लिखेंगे हम लोग। बी सी यहाँ पे बोला हुआ है ए, सी ए बोला हुआ है बी, और ए बी बोला हुआ है पूरा यहां से यहां तक सी, और इस परपेंडिकुलर को पी बोला हुआ है। तो आपको ये रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इस रिलेशन में पी ए और बी यूज हो रहा है, जिसमें पी आपका पार्ट होगा छोटे वाले ट्राइंगल का और ए और बी पार्ट होगा बड़े वाले ट्राइंगल का। इसलिए बड़े वाले ट्राइंगल को किसी एक छोटे वाले ट्राइंगल के साथ पहले सिमिलर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सिमिलर कर देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राई एंगल ए बी सी, हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया और कोई एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, ए सी डी ले लेते हैं। चलिए, इन दोनों ट्राइंगल में बड़े वाले का एंगल ए छोटे वाले के एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल है। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, इस बड़े वाले का जो एंगल सी होगा वो छोटे वाले के एंगल डी के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं डबल ए क्राइटेरिया से, ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राई एंगल ए के बराबर ए, सी के बराबर डी, तो बी के बराबर इसका बचा हुआ पार्ट आएगा, मतलब सी। यहां से रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ ए बी विद ए सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी सी रेशियो सी डी, एंड द थर्ड वन इज रेशियो ऑफ ए सी एंड रेशियो ऑफ ए डी। अब यहां से अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो ए बी हमारा है सी, ए सी की वैल्यू यहाँ पे है बी, इक्वल टू बी सी की वैल्यू है ए, एंड सी डी इज इक्वल टू पी। ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू इसका बी है, एंड ए डी इज इक्वल टू, ये मेंशन नहीं है इसलिए ए डी रहेगा। अब ये पता नहीं है इसलिए इन्हीं दोनों से रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, सी पी इक्वल टू ए बी। ये पहला रिलेशन हमको एक मिल गया और इसी रिलेशन से अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब अगर इस रिलेशन से हमको लिखना होगा 1/p, तो हम लोग लिखेंगे क्या, c/ab, क्योंकि p को हमने इधर भेज दिया तो ab इस तरफ आ जाएगा। अब इसी रिलेशन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और हमारा आंसर आएगा। अब अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या लिखेंगे, 1/p² इक्वल टू c²/a²b²। ठीक है, अब थोड़ा इस ट्राइंगल में आ जाओ। अगर ये 90 डिग्री होगा एंगल सी और हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग लिख सकते हैं c² इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, यानी जहां c² है वहां पे हम लिखेंगे a² प्लस b²। ये हो जाएगा a² प्लस b²/a²b²। अब दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, a²/a²b² प्लस b²/a²b²। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a²। और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपकी प्रूफिंग हो चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब यहाँ पे जो दो रूट हैं उनके रेसिप्रोकल का सम आपको बताना है। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है, 5x² माइनस 7x प्लस 2। जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप ए बी सी जरूर मेंशन करना, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे। मार्किंग स्कीम में ए बी सी की वैल्यू के हाफ मार्क्स होते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखना है, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 2। अब यहाँ पे सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आगे आपको यूज करना पड़ेगा। तो एल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये हो जाएगा 7/5। और एल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है, इनके रेसिप्रोकल के सम का। इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/एल्फा और 1/बीटा। इसका जब सम करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा एल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू यहां से यूज कर लो, तो 7/5 डिवाइडेड बाई 2/5 करोगे तो 5 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 7/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कार्ड मार्क्ड फ्रॉम 3 to 79 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। इफ वन कार्ड ड्रॉन, देन प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड इज ऑड नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर कुछ कार्ड्स रखे गए हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 3 to 79।
तो कह रहा है कि वन कार्ड अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसके ऊपर ऑड नंबर लिखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ कार्ड्स। जो नंबर ऑफ कार्ड्स होगा उसमें आपको 79 में से माइनस करना होगा 2, क्योंकि दो कार्ड स्टार्टिंग से यूज नहीं हुए हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 77। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड कार्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग काउंट करके भी बता सकते हैं। मैं इसको एपी से सॉल्व करने चाह रहा हूँ। ऑड कार्ड कौन कौन से होंगे? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, लास्ट वाला होगा 79। तो 79 इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 2। 3 माइनस करोगे यहाँ से तो 76, 2 से डिवाइड करना है और प्लस 1 करना है तो n आएगा। ये हो जाएगा 3, 8 प्लस 1, दिस वन इज 39। यानी टोटल यहाँ पे जो कार्ड होंगे ऑड वाले वो 39 होंगे। अब प्रोबेबिलिटी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कार्ड्स, ये हो जाएगा 39/77। दिस वन इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The incomes of two persons A and B are in the ratio 8:7 and the ratio of their expenditures is 19:16. If their savings are rupees 2550 per month, find their monthly incomes. ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन ए और बी जिनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और उनका पर मंथ सेविंग कितना हो रहा है वो भी दिया हुआ है। आपको बताना है पर मंथ इनकी इनकम क्या है। तो सबसे पहले दोनों का हम इनकम लिख रहे हैं। दोनों का यहाँ इनकम रेशियो में है, इसलिए दोनों के साथ सेम वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा। एक हमारे पास पर्सन है ए, एक है बी। दोनों का सबसे पहले लिख रहे हैं इनकम। तो अगर हम इसको x के साथ लिखेंगे तो लिखना होगा 8x एंड 7x। फिर लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर, इसको दूसरे वेरिएबल के साथ लिखेंगे तो इसको y के साथ लिख देते हैं 19y एंड 16y। अब यहाँ पे जो सेविंग होती है वो कैसे निकलती है? जब हम पूरे इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। तो यहाँ से पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा 8x माइनस 19y इक्वल टू 2550। और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 7x माइनस 16y इक्वल टू 2550। ये दो इक्वेशन बन गए। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे किसी के कोफिशिएंट को बराबर नहीं करने जा रहे हैं। पहले डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको एक तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 7x माइनस 16y इक्वल टू 2550 और इसको माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज होगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 3y। ठीक है, अब आपको यहाँ पे केवल इनका इनकम बताना है, एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है। मतलब हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं निकालेंगे, मतलब y की वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो हम लोग y को x के फॉर्म में लिख के x डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हो x/3। अब इसी रिलेशन को किसी इक्वेशन में यूज करके हम लोग x की वैल्यू बताएंगे जिससे इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहला इक्वेशन यूज कर रहे हैं 8x माइनस 19 इंटू वाई की वैल्यू यूज करेंगे x/3 इक्वल टू 2550। इसको सॉल्व कर दिया 8x माइनस 19x/3, एलसीएम हो जाएगा इसका 3, ये हो गया 24x माइनस 19x इक्वल टू 2550। इसको सॉल्व कर दिया तो हो गया 5x/3 इक्वल टू 2550। 5 से अगर हम इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 510। तो जो x होगा वो हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 0351, इतना। तो ये हो गया x की वैल्यू। आपको एक्सपेंडिचर बताना है तो जो a होगा उसका लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 1530 और जो b होगा उसका लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 1530। जो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा 12240, तो इतना हो जाएगा इसका इनकम। और दूसरे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10710, ये होगा दूसरे का इनकम। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे एक एपी दिया गया है जिसके दो मिडल मोस्ट टर्म का आपको बताना है सम। तो चलिए यहाँ पे जो एपी है उसमें ए लिखा हुआ है -4/3। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू बिल्कुल क्लियर लिखना, इसके भी हाफ मार्क्स कटेंगे। डी इक्वल टू आप लिखोगे -1 और +4/3, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3 और जो ए एन है वो दिया हुआ है 13/3। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले के भी हाफ मार्क्स करते हैं। ठीक, 13/3 इक्वल टू हो जाएगा -4/3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/3।
इस 4/3 को अगर हम इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 17/3 इक्वल टू 1/3 n-1। इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 17 प्लस 1 इक्वल टू n होगा, मतलब n की वैल्यू है 18। अब अगर 18 टर्म्स को आप अरेंज करोगे तो मिडल मोस्ट में कुल 2 टर्म आएंगे, ठीक है। 8 इधर से हटा दिया, 8 इधर से हटा दिया, तो कुल 16 हो गए। बीच में आएगा 9th टर्म और 10th टर्म। तो इसी दोनों का आपको बताना है सम, यानी आपको बताना है A9 प्लस A10 की वैल्यू। तो A9 को लिख देंगे A प्लस 8D, प्लस A10 को लिखेंगे हम लोग A प्लस 9D। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2A प्लस 17D। अब वैल्यू A और D की यूज कर लो। 2 मल्टीप्लाई -4/3 प्लस 17 इंटू D की वैल्यू है 1/3। ये हो गया -8/3 प्लस 17/3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/3 मीन्स 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। The pair of equation x equal to a and y equal to b graphically represent lines which are। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ मेंशन है और y की वैल्यू भी मेंशन है। तो जब x की वैल्यू अलग इक्वेशन में, y की वैल्यू अलग इक्वेशन में मेंशन रहे और दूसरा वेरिएबल वहां पे ना रहे, तो इसकी वैल्यू हमेशा यही फिक्स रहेगी और y की वैल्यू हमेशा ये वाली फिक्स रहेगी, ये कभी बदलेगा नहीं। इसलिए जब भी आप दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो x हमेशा a और y हमेशा b मिलेगा, मतलब जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा एट पॉइंट a एंड b, इसलिए इसका आंसर b होगा। 13 क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 3 थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूफ दैट cos पावर 6 थीटा माइनस 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो चलिए यहाँ पे रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 3 थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को अलग लिखते हैं, साइन और साइन पावर 3 को एक साथ लिखेंगे, जिसका साइन हम लोगों को करना है कॉमन। तो साइन पावर 3 थीटा एक साथ लिख दिया, साइन स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया, ठीक। अब यहां से साइन को कॉमन करते हैं, कॉमन बस हम इसी दो टर्म में करेंगे, इसको अलग रहने देंगे, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस दोनों साइन स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर में, ठीक है। तो हमको लिखना है साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी लिख देना है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, ये 1 1 मिलके हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ का ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इससे क्या हो गया, ये 1 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को इधर भी भेज सकते हैं, यानी आपका जो रिलेशन आ गया वो कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ करते हैं होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दो, तो साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा। अब इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर दो और इसको भी लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस वन इज बिकम इक्वल टू 4 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई पहले हम तीनों के साथ करेंगे तो आएगा 4 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस पावर 6 थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस करोगे तो हो जाएगा +4 कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। अब 4 को 4 रहने देते हैं, कॉस पावर 4 यहाँ पे, कॉस पावर 4 यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, कैंसिल कर दिया। ये स्क्वायर स्क्वायर वाला दोनों है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -8 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया +4 कॉस पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। अब 4 को हम एक तरफ रहने देते हैं, बाकी तीनों को दूसरी तरफ भेजेंगे, जिससे तीनों का साइन बदल जाएगा। तो आ जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस पावर 4 थीटा और प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 4। अब देख लीजिए, यही प्रूफ करना था क्या, तो यही है, साइन भी सेम है, तो इसलिए प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। Find the ratio in which the line this divide the line segment joining the point this and this। यहाँ पे दो पॉइंट जिसको ज्वाइन किया गया है, इनका कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड -2 1। इनको एक कोई भी पॉइंट है जो कट कर रहा है,
जिसका जो एक्स वाई होगा वो सेटिस्फाई कर रहा होगा एक इक्वेशन को, और वो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो कह रहा है फाइंड करो ये किस रेशियो में इस लाइन को कट कर रहा है। तो रेशियो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग k रेशियो y। ठीक है, तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे k के टर्म में और उसको इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे। तो यहां से अगर x लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -2k प्लस 1/k प्लस 1। ठीक है, और अगर y लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, k मल्टीप्लाई 1 मीन्स k, 1 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 एंड k प्लस 1। अब यही दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में यूज कर लो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस 4 इंटू k प्लस 2 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 7। k प्लस 1 को हम लोग अगर कॉमन करते हैं तो 1 बाई k प्लस 1 कॉमन हो गया, 3 का अंदर इंटू करेंगे तो -6k प्लस 3, और यहाँ 4 का इंटू होगा तो आ जाएगा 4k प्लस 8 इक्वल टू 7। k प्लस 1 को इधर भेज देंगे 7 के साथ और इधर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा -2k प्लस 11 इक्वल टू 7k प्लस 7। k को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ, ये हो जाएगा 9k इक्वल टू, ये 7 माइनस होगा तो 4। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि स्टैट से है, A stopwatch was used to find the time that is took a group of students to run 100-meter race. Estimate the modal time taken by a student to finish the race. तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें लेस देन 10, लेस देन 20 करके दिया हुआ है, और जब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 लिखा रहेगा तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो ऐड करके आती हैं। जैसे लेस देन 20 में पूरा नंबर 0 से लेके 20 तक आएगा तो सारे फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सेम ऐसे लेस देन 30 में सारे ऐड होके 32 आएंगे, इसलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का आपको टेबल अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल हम अलग से बना रहे हैं, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का। तो क्लास मार्क लेस देन 10 है इसलिए हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से 10 तक ले लेते हैं, फिर 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। ठीक है, अब यहाँ पे f की वैल्यू बोल रहा है सबसे पहले 7, और यहाँ पे जब 7 ऐड करके आएगा किसी एक नंबर के साथ 17 तो जो दूसरा नंबर होगा वो 10 होगा, मतलब इसमें से इसको आपको माइनस करते जाना है। ठीक है, फिर इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 15, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 8, फिर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 10। दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। और जब आप मॉडल टाइम बताओगे मतलब कि मोड ऑफ द डेटा, तो आपको यहाँ पे CF की जरूरत होती नहीं, इसी फ्रीक्वेंसी के टेबल से आपको आंसर मिल जाता है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम लोग बोलते हैं F1, इसके ऊपर वाला होता है F0 और इसके ठीक नीचे वाला होता है F2। और इसी F1 के साथ जो यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा उसके लोअर लिमिट को हम लोग L यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है मॉडल क्लास का L प्लस F1 माइनस F0, नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू यहाँ पे हो गई 20 प्लस F1 की वैल्यू है 15 माइनस F0 है 10, नीचे 15 इंटू 2 करोगे तो 30 माइनस 10 माइनस 8 और मल्टीप्लाई कर देना है 10। ये हो गया 20 प्लस ऊपर आ जाएगा 5, नीचे 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10। तो हो गया 20 प्लस 50/12। इसको सॉल्व करोगे 50/12 को आप छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.16 और ये 20 इसमें ऐड करना होगा तो आंसर आ जाएगा 24.16। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और आप लोग याद रखना जो मॉडल क्लास होता है ना इसी के बीच से आंसर आता है, आंसर यानी 20 और 30 के बीच में ही आएगा, यानी आंसर 20-30 के बीच में आ रहा है मतलब सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हो गया 15 प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।